से हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इससे पहले उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया रेलवे की, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिंद के जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। विनेश फोगाट रविवार को जुलाना से अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग के बाद विवाद शुरू हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और वर्तमान अध्यक्ष संजय सिंह का बयान आया है। संजय सिंह ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर आरोप लगाए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे साबित होता है कि दोनों पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे ये थे। संजय सिंह ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। मैं किसी पार्टी या व्यक्ति से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मेरा भी विरोध किया, इसलिए यह पूरा विरोध राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने विरोध शुरू किया और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से खुद को अलग कर लिया, इसलिए यह मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह राजनीति से प्रेरित था और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। और आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। आज ये बात सच साबित हुई है कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भी भूपेंद्र हुड्डा ही कर रहे थे। वहीं बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़ी हुई रही है, न्याय के पक्षधर रही है और आज वो कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है। ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। इस खबर का पक्ष आपने मुझसे जाना, अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। और चलिए अब इसका विपक्ष जान लेते हैं। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और भाजपा अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ होती है और आवाज उठाती है। 6 खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि कांग्रेस अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की।
वक्फ बिल में संशोधन के लिए शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चौथी बैठक हुई। इसमें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी शामिल हुई। टीम ने कमेटी को प्रोजेक्टर के जरिए बताया कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए कितना जरूरी है। चौथी बैठक में भी पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हंगामा हुआ है। शुक्रवार को शाम तक समिति के सामने लगभग 13,50,000 से ज्यादा सुझाव के ईमेल्स आ चुके हैं। सोचिए, 13 लाख से ज्यादा। दरअसल संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था। कई संपत्तियां जो पहले भारत सरकार ने संरक्षित की थी, उन पर वक्फ ने बिना किसी सबूत के दावा कर दिया है। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ बोर्ड को दान के नाम पर किसी भी संपत्ति या भवन को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार दे देता है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड ने संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अधिसूचनाएं जारी की है, मनमानी की है, जिसके कारण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दिए गए अधिकारों के साथ टकराव हुआ है। तो अब ASI ने अपना पक्ष रखा है। अब इस खबर में को जाना है, इस खबर का पक्ष भी आप जानिए लावनी से। धन्यवाद। आइए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पुरातत्व विभाग ने 5 राज्यों की 53 संपत्तियों पर वक्फ के साथ विवाद होने का ब्यौरा पेश किया। समिति के सामने ASI ने जिन 5 राज्यों की 53 विवादित साइट का ब्यौरा दिया, उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। साथ ही समिति के सामने ASI ने देश की बाकी राज्यों में विवादित संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए थोड़ा समय भी मांगा है। ASI ने बताया कि ये 53 वो विवादित साइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पुरातत्व विभाग प्रोटेक्ट लगातार उसे करता आया है, जबकि उन पर मालिकाना हक वक्फ अपना क्लेम करता है, जिनको लेकर तमाम जगहों पर विवाद होता रहता है। वादित प्रॉपर्टी की सूची में यूपी जौनपुर की एटला मस्जिद, महाराष्ट्र के अहमदनगर की कोटला और मक्का मस्जिद, यूपी के बहराइच का सल्लार टोम्ब शामिल है। समिति के सामने ASI ने चिंता जाहिर की है कि नेशनल इंपोर्ट्स का कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत ASI के मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसे कई मसले आए दिन सामने आते रहते हैं, जहां कहीं कोई मदरसा चलाने लगता है तो कोई नमाज अदा करने लगता है। कई जगहों पर तो फोटोग्राफी और रंग रोगन कराने की कोशिश भी की जाती है। ASI ने समिति के सामने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक घटना का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि बुरहानपुर में स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे को जबलपुर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब आइए इस खबर का विपक्ष जानते हैं दिव्या से। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने कुछ सवाल उठाए। DMK सांसद A राजा ने कहा है कि वक्फ अधिनियम 1913 में पारित किया गया था। शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है। इसके बाद सांसदों और अधिकारियों में तीखी बहस हुई। सांसदों ने कहा कि अधिकारी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि JPC की दूसरी बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया था। ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली और बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, इसी के साथ राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना गया। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि बिल में कई प्रावधान मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है। बैठक में वक्फ बॉय यूजर्स पर सबसे ज्यादा चर्चा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है, इसलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने इस विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब किसी कानून में संशोधन किया जाता है तो उसमें 2 बातें शामिल होती है। पहला, संशोधन की आवश्यकता क्यों है। दूसरा, कि पिछले कानून को मजबूत करने के लिए संशोधन लाया जाता है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में संशोधन करना नहीं है, इसे पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं।
1995 का 1995 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो संशोधन बिल जो पार्लियामेंट के सदन में रखा है पिछले सत्र में, ये है कि इस चीज़ को, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पर भी किसी भी कानून का जब संशोधन होता है तो दो चीज़ें उसको अहम चीज़ होती है। एक ये होता है कि उसको संशोधन की ज़रूरत क्यों है, दूसरा ये होता है कि चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अब वक्फ की बात तो हमने की, अब जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में चुनाव है लेकिन इससे घाटी में राजनीति तेज है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक बयान दे दिया है। इसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमारी सरकार होती तो अफजल गुरु की फांसी को मंजूरी नहीं देती, बचा लेते अफजल को। ये बात समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई संलिप्तता नहीं थी और इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये भी बता दें कि अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमले की साजिश रचने के जुर्म में 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। खबर सुनी, अब इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। तो उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया है। उन्होंने अपनी राय रखी है और इस पर एक सवाल उनसे पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, यदि हम होते तो इसकी मंजूरी कभी नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इस खबर का विपक्ष जानिए दिव्या से। अफजल गुरु पर जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है। वो आतंकियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। वह इस टिप्पणी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण विकास का रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास का काम जम्मू कश्मीर के लिए किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों को समर्थन देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके बस में होता तो वो अफजल गुरु की फांसी नहीं होने देते। इससे इंडी गठबंधन की मानसिकता जाहिर होती है, यानी कि उमर अब्दुल्ला के बयान पर अब राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई है। बीजेपी यहां पर इंडी गठबंधन को अब इस पूरे बयान के बाद घेरने का काम कर रही है।